स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय नरेश सर में। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का जैव प्रक्रम का श्वसन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फेफड़ा बना हुआ है और ये जो है ये माउथ हो जाता है। और आप सभी को पता है कि मुँह में ये जो नोज उपस्थित होता है, नोज में यानी नाक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला जो आ जाता है इसमें हो जाता है नासाद्वार। नासाद्वार, ये नासाद्वार का क्या काम है भैया? जो आपको यहाँ पे छिद्र, ये जो बाहरी छिद्र दिख रहा है, जो जहाँ से वायु प्रवेश करती है, इसे हम लोग नासाद्वार कहते हैं। और इस नासाद्वार से वायु अंदर प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, इस नासाद्वार से वायु अंदर प्रवेश करती है। अब ये जो वायु होती है, वायु में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? वैसे तो बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन श्वसन के लिए जो जिम्मेदार मुख्य गैसेस होती हैं वो होती है O2, जैसे कि 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन की हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का हमारे अंदर कोई कार्य नहीं है। वो जितनी मात्रा में हम नेचर से लेते हैं उतना नेचर को वापस कर देते हैं। जैसे 78% जाता है तो वो आउट जो है कर दिया जाता है 78%। वैसे ही तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन 21% और CO2 जो है 0.03%। ठीक है मित्रों, और यहाँ पे N2 भी लिया जाता है, बट उसका कोई काम नहीं है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है भाई नासाद्वार के बाद नासा छिद्र आ जाता है। नासा छिद्र आ जाता है और ये नासा छिद्र जो होता है मेरे प्यारे, नासा छिद्र का जो अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे छेद है, ये अंदर वाला जो भाग होता है इसे हम नासा छिद्र कहते हैं। और ये जो नासा छिद्र होता है इसमें बाल उपस्थित होते हैं। ठीक है भैया, इसमें बाल होते हैं। अब इस बाल का क्या कार्य है भाई? तो वायुमंडल में जो वायु चल रही है इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, धूल मिट्टी के कण, कपड़े के रेशे आदि उड़ रहे हैं। जब हम अंतः शोषण करते हैं, यानी यहाँ से अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो ये जो बाल होते हैं कपड़े के रेशे, धूल मिट्टी के कणों को चिपका लेते हैं। ठीक है, यानी काफ़ी हद तक ये वायु को शुद्ध कर देते हैं, किंतु पूरी तरीके से यहाँ वायु शुद्ध नहीं होती है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नासा गुहा। अब इस नासा गुहा का क्या कार्य है भाई? तो ये जो नासा गुहा होता है भैया, ये नासा गुहा में चिपचिपा पदार्थ बनता है। चिपचिपा पदार्थ एक म्यूकस बनता है और यह चिपचिपा पदार्थ जो भी बची हुई अशुद्धियाँ वायु में रहती है उनको पूरी तरीके से चिपका लेता है, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। पूरी तरीके से जब यहाँ वायु शुद्ध हो जाती है तो यहाँ से वायु अब कहाँ प्रवेश करेगी भैया? नासा कपाट में। ठीक है, नासा गुहा में क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है भैया, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा म्यूकस या फिर आप कह सकते हैं श्लेष्मा। ठीक है, चिपचिपा म्यूकस या श्लेष्मिक पदार्थ होता है भैया। ठीक है, ये बनता है और ये धूल मिट्टी कण को पूरी तरीके से चिपका लेता है। फिर इसके बाद आता है चौथा नासा कपाट। और ये जो नासा कपाट होता है, यह जो नासा कपाट होता है, यहाँ से वायु होते हुए, तापमान का नियंत्रण होते हुए यह प्रवेश कर जाता है श्वसनी में। ठीक है दोस्तों, या श्वसनी नहीं, सॉरी, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फेफड़े में, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, इसे हम लोग श्वास नली कहते हैं, यानी ट्रैकिया। यानी पांचवा आ जाएगा श्वास नली, यानी कि ट्रैकिया में वायु प्रवेश कर गया। ये जो आपको बीच में गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, ये हाइलिन इसे कहा जाता है और ये ट्रैकिया को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ये एक्चुअल में कार्टिलेज की बनी होती है। अब यहाँ से वायु, श्वास नली से वायु होते हुए ये पहुँच जाएंगी श्वसनिकाओं में, यानी यहाँ से वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाएंगी। फेफड़े के ये श्वसनी या ब्रोंकाई में प्रवेश करेंगी, श्वसनी या ब्रोंकाई में प्रवेश करेंगी, या ब्रोंकी कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये श्वसनी से वायु, ये श्वसनी जो होती है ये मोटी नलिका होती है भैया। श्वसनी जो होती है यह मोटी नलिका होती है। यहाँ से वायु होते हुए ये जो पतली पतली आपको दिखाई दे रही होंगी, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? श्वसनिकाएं या फिर ब्रोंक्यूलस। जो सातवां आ जाता है उन्हें हम कह देते हैं श्वसनिकाएं। सातवें नंबर पर श्वसनिकाएं होती है, ये पतली नलिकाएं होती है, बहुत ही, जिन्हें हम वृश्चिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं। अब इन वृश्चिकाओं के द्वारा जो वायु है वो आ जाती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कूपिका कोश। यानी 8वें नंबर पर आ जाता है भैया कूपिका कोश। ठीक है, 8वें नंबर पर आ गया कूपिका कोश। अब इसमें जैसे ही वायु आई,
ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन आया तो आपको यहाँ पे जो कूपिका कोश दिख रहा है, यहाँ से बगल से ऐसे रुधिर का फ्लो होता रहता है, यानी रुधिर बहता रहता है। कई किताबों में या फिर आपको टीचर्स लोग बता देते हैं कि एक्चुअल में इसी में रुधिर होता है। नहीं भैया, यहाँ पे वायु आता है, हाँ यहाँ रुधिर होता जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन का अवशोषण यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अवशोषण एक्चुअल में इसके बगल से बह रहे रुधिर में होता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है O2 है, ये धीरे धीरे इस रुधिर में विसरित हो जाता है, और जैसे जैसे यहाँ पे विसरित होता जाता है ये ब्लड नसों में बहता जाता है, यानी कि अब ये कूपिका कोश से ऑक्सीजन जो है कहाँ चला जाएगा भैया, रुधिर में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला गया मेरे दोस्त, रुधिर में चला गया। और इस रुधिर में क्या होता है भैया, आरबीसी होता है। आप सभी को पता है रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसीका, प्लाज्मा, सीरम, बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि अलग टॉपिक हो जाता है, आपको ब्लड नामक चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, एक अलग से टॉपिक में। तो यहाँ आरबीसी में क्या पाया जाता है, आप सभी को पता है, इसका लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिख देता हूँ। यहाँ पे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हो जाता है बच्चा HbO2, यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ HbO2। यह HbO2 जो है रुधिर के साथ बहते हुए शरीर की कोशिकाओं में जाता है। कहाँ जाएगा भैया, शरीर की कोशिकाओं में जाएगा। और शरीर की कोशिकाओं में आप सभी को पता है एक बहुत प्यारा सा पावर हाउस उपस्थित होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया, जिस खोज अल्टमान ने किया था, ठीक है। इस कोशिका में कोशिकांग होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं भैया, माइटोकांड्रिया। और इस माइटोकांड्रिया द्वारा ऑक्सीजन का, रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बना दिया जाता है, और जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग चलने, उठने, बैठने आदि कार्यों में करते हैं। फिर अगर देखा जाए तो श्वसन के लिए जिम्मेदार कौन होता है भाई, श्वसन एक्चुअल में होता कैसे है, तो श्वसन के लिए जिम्मेदार जो होता है वो हमारे अंदर उपस्थित डायाफ्राम होता है, यानी कि फेफड़े के जस्ट नीचे उपस्थित होता है डायाफ्राम। जब यह ऊपर नीचे की तरफ गति करता है तब हमारे अंदर क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर प्लीहा होती है, ठीक है, जहाँ पे रुधिर इकट्ठा होता है या संचित होता है। अब लोग कहते हैं रुधिर इकट्ठा होता है, संचित होता है, लेकिन प्लीहा का एक विशेष कार्य होता है। जब यहाँ रुधिर इकट्ठा या संचित होता है, या फिर आप कह सकते हैं बगल में यकृत भी होता है, तो यहाँ पे यह जांचा जाता है कि एक्चुअल में रुधिर, कौन सा रुधिर मरा हुआ है या कौन सा जिंदा है। पहले तो यकृत में चेक होता है, उसके बाद चेक होने के बाद यहाँ पे यानी कि प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन, जो भी आपको 2-3 नाम इसके, यहाँ पे आकर के ये ब्लड संचित हो जाता है और यहाँ से फ्लो होता रहता है, ठीक है मित्रों। तो ये रहा आपके श्वसन तंत्र का पूरा प्रक्रम, डायफ्राम के माध्यम से, पूरा फेफड़े के माध्यम से आपको बताया गया, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे भी इसके कई प्रोसेस होते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर अब कोशिका में क्या बन गई है, ग्लूकोज बन गई है, ठीक है। ग्लूकोज जब बन गई तो भैया हम यहाँ लिख देते हैं कोशिका में C6H12O6, जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में ही बताया गया होगा या क्लास 6 में ही बता दिया जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। जब इसका विखंडन होता है तो यह पायरुवेट, एक अवस्था होती है उसमें टूट जाता है, प्लस ऊर्जा में, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में यह ग्लूकोज टूट जाता है। अब ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो हमारे अंदर इथेनॉल CO2 प्लस ऊष्मा बनती है। इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं, जिस प्रक्रिया में ऊर्जा का बिल्कुल भी निर्माण नहीं होता। भाई एक बात बताओ, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, और ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा, फिर एनर्जी बिल्कुल नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इसे हम फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कह देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आता है जो पायरुवेट यानी ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है, O2 का जब हमारी कोशिकाओं में अभाव होता है, यानी कि जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आप देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनती है हमारी मांसपेशियों में। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप धावकों को देखते हैं या फिर जब आप दौड़ते हैं तो आपके अंदर हफनी छूटती है, यानी कि जब आप हाँफते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके अंदर O2 की कमी है, यानी कि ऊर्जा की कमी है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है
कि जैसे जैसे आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी हपनियां जो आप हाँप रहे हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा जो कि हमारे मांसपेशियों में बना है, इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें थकावट महसूस होती है बच्चा। और ये कब होता है? जब हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है और ऑक्सीजन के अभाव से हमारा ब्रेन सही से कार्य नहीं करता है, चक्कर जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं। फिर आता है O2 की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति यदि रहेगी तो हमारा ब्रेन अच्छे से कार्य करेगा और हमारा शरीर भी ऊर्जावान रहेगा और सक्रिय रहेगा और हमारे अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनेगी और CO2 बाहर निकलेगी। साथ में जल भी बाहर निकलता है, CO2 के साथ जल भी बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पूरी तरीके से श्वसन के बारे में देखा। ये लास्ट स्टेज तक कहाँ कैसे ग्लूकोज का विखंडन हुआ, कैसे ऊर्जा बनी, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक टॉपिक और समझना है, वो है मेरे बच्चे कोशिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। यानी कि जो यहाँ पे आपने समझा कोशिका कोश जो होता है, कोशिका रक्त व ऊतकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है, बस यही एक टॉपिक आपको समझा दिया जाए हेडिंग, तो आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी क्लास 10 का जो श्वसन है जब प्रक्रम चैप्टर का, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि कोशिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। अभी आपने देखा कि जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन जब जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ग्लूकोज का बनाया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में और उसके अभाव में ऑक्सीजन का विखंडन किस प्रकार से होता है, वो प्रक्रिया हमने वहाँ तक समझ लिया था। अब लास्ट जो प्रक्रिया बची थी वो थी कोशिका रक्त व गैसों के बीच, ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो स्टेप है, जो वायु होती है वो O2 से समृद्ध होती है, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। जब नासा द्वारा वायु प्रवेश करती है तो O2 CO2 उसमें मिला होता है। तो रक्त वाहिकाओं में, अब यहाँ से ये कहा जाती है बच्चा, तो मैंने आपको बताया ना कि कोशिका कोश से यह रक्त वाहिकाओं में जाता है। रक्त वाहिकाओं में यानी कि रक्त जो होता है उसमें RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर यहाँ पे O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेती है? HbO2 बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसा कि बताया गया आपको। फिर धमनी द्वारा O2 कहाँ पहुंच जाती है? ऊतकों में पहुंच जाती है। यानी जो धमनी होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाती है और ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जैसे हुआ, ऑक्सीकरण का सीधा सा मतलब है ऊर्जा का बन जाना। यानी जैसे ही वहां पे ऊर्जा बना तो भाई अपशिष्ट पदार्थ तो निकलेगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ यानी CO2 होता है, उसका जब उत्पादन होता है तो CO2 ऊतकों से फिर कहाँ जाती है? फिर से रक्त वाहिका में। भाई जब ऊतकों में O2 का उपयोग करके एनर्जी का निर्माण हुआ तो वहाँ CO2 निर्मित हुई, और जो CO2 निर्मित हुई तो फिर से कहाँ जाएगी? फिर से वह ऊतकों से रक्त वाहिका में जाएगी और रक्त वाहिका में CO2 का विसरण होगा, यानी उसमें वह फिर से घुलेगी, और जब वह घुलेगी, घुलने के पश्चात रक्त वाहिका द्वारा फिर से कहाँ जाएगी? कोशिका कोश में आ जाएगी, और कोशिका कोश से CO2 का जो है विसरण नासा द्वार में होता है, और नासा द्वार द्वारा होते हुए CO2 का मोचन कर दिया जाता है। यानी कि CO2 जो है नासा द्वार द्वारा बाहर कर दी जाती है, यानी कि यह बाह्य परासरण हो गया। यानी कि जब कोशिकाओं में ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ग्लूकोज का विखंडन हुआ तो उसे हम अंतः श्वसन के दौरान होने वाली जो है कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया बोल देते हैं। लेकिन यह कौन सी प्रक्रिया है बच्चा? बाह्य श्वसन कह देते हैं इसको। ये जो CO2 बाहर निकल रहा है इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा श्वसन रहा। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि मछली हो गया, स्क्विड हो गया, या बहुत सारी प्रजातियों के जलीय जीव होते हैं जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। किंतु अगर हम मेढक की बात करें तो जो मेढक होता है मेरे भाई, यह मेढक ट्रेडपोल अवस्था में, किस अवस्था में भैया? ट्रेडपोल अवस्था में गलफड़े द्वारा श्वसन करता है। गाँवों में इसे छुछमछली का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं। तो गलफड़ा जो होता है गलफड़े द्वारा श्वसन करता है, किंतु जब यह वयस्क हो जाता है, जब यह वृद्धि कर लेता है, तो जब यह वृद्धि कर लेता है तो यह नाक द्वारा श्वसन करने लग जाता है। ठीक है, यानी वयस्क अवस्था में यह किसके द्वारा श्वसन करेगा? नाक द्वारा श्वसन करेगा। जब यह जमीन में चला जाता है
तो इसके शरीर पर यानी कि जो बाह्य चमड़ी होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से यह श्वसन करता है। ठीक है, यानी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। जमीन के अंदर अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो ये गर्मियों में क्या होता है, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर ये लगभग आधा से 1 फीट अंदर चला जाता है और वहाँ पर रह करके ये श्वसन करता रहता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है यानी इसका जनन काल प्रारंभ होता है वैसे ही ये बाहर आता है और जो है फिर से जो है ये नाक द्वारा श्वसन प्रारंभ कर देता है। अगर आप तालाबों में देखे होंगे जो मेढक होता है वो बाहर आकर एक किनारे से सिर को उठाए रहता है और नाक से श्वसन करता रहता है। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग केचुए की तो वो कैसे श्वसन करता है, क्योंकि उसके पास तो नाक भी नहीं होती भैया। तो केचुआ जो होता है इसमें श्वसन त्वचा द्वारा होता है। एक्चुअल में जो केचुआ होता है आपने देखा होगा उसके ऊपर एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है और यह चिपचिपा तरल पदार्थ जो होता है यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, चिपका लेता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को और चिपका करके इसके त्वचा में जो छिद्र होते हैं इनके माध्यम से इसके अंदर विसरित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ जीवों के अंदर श्वसन और मानव के अंदर श्वसन। ये क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम का पूरा श्वसन आपको यहाँ पे बता दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा पूरी तरीके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।